आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मुल्कगीर सतह पर एहतजाज किया और इस एहतजाज में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के सैकड़ों कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। धक्का मुक्की भी देखने को मिली और सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली के अलावा कई शहरों में कांग्रेसी कारकुनान बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट और एहतजाज करने के लिए निकले। लेकिन दूसरी तरफ अब मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का बयान आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस तरह से इस मुद्दे को उठा रही है वो सिर्फ अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को, राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को ईडी जो जांच कर रही है उसमें मदद करनी चाहिए। और सबसे जो अहम बात है वो यही है कि बड़ी तादाद में कांग्रेस के कारकुनान, हालांकि दफा 144 लगाई गई थी और इसके अलावा बंदिशें लगाई गई थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया है। क्या कुछ इसके नतायज होंगे, कितना सरकार पर असर पड़ेगा, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अरुण पांडे साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। महेश वर्मा साहब हैं, स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के। आनंद माधव साहब हैं, स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के। और अनिल मिश्रा जी समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले आनंद माधव साहब आपसे ही सर शुरुआत करना चाहूंगा। कांग्रेस ने बड़े जोरों शोर से अपनी आवाज उठाई और सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि मुल्क के अलग अलग शहरों में कांग्रेस का यह एहतजाज किया गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई बड़े ऐसे चेहरे थे कांग्रेस के जिन्हें डिटेन कर लिया गया। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि भारत के लगभग प्रत्येक जिलों में, हर डिस्ट्रिक्ट में आज हम लोगों ने महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई और ये आवाज कोने कोने तक गई। और गिरफ्तारी दिल्ली में ही नहीं बल्कि कई राज्यों में हुई है और जिसकी संख्या आपको थोड़ी देर में जानकारी मिलेगी। ये है कि बहुत लोगों को गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया आगे जाके, लेकिन गिरफ्तारियां में बहुत अच्छी खासी संख्या में हुई है और लाखों की संख्या में कांग्रेसी जुटे सड़कों पे। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण ये मैं बता दूं कि ऐसा नहीं कि कांग्रेस पहली बार महंगाई के खिलाफ आवाज उठा रही है। कांग्रेस लगातार संसद हो या संसद के बाहर सड़क हो, हमेशा इस पे आवाज उठा रही है और इसके पहले भी 10 दिन तक इस पे बात की थी। लोग घुमाने की बात जितनी भी कर लें लेकिन सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते हैं। क्या कोई बीजेपी का नेता ये कह सकता है कि आज महंगाई नहीं है? क्या बीजेपी के नेता ये तुलना कर सकता है कि कल जो 450 रुपए का गैस का सिलेंडर था आज वो 1000 रुपए के करीब हो गया है? जो पेट्रोल ये लोग 35 रुपए दिलाने का वादा करके सत्ता में आए थे, आज क्या स्थिति है? डीजल की क्या स्थिति है? ये किसी से छिपी हुई है? जो आज के अभी आपने भी जानकारी दी अपने समाचार में और इसके पहले भी आया, रेपो रेट में आपने वृद्धि करवाई की इसमें, तो ये भी तो असर पड़ेगा पूरे महंगाई पे है ना। और खास करके आपको ये समझना पड़ेगा कि पूरे देश में दो तबका, मध्यम वर्गीय तबका और हमारा निचला तबका, उसकी कमर टूट गई है। और एक तो पहले कोरोना में लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, तो उनके घर में कमाने वाले भी कम बचे में किसी तरह से गुजारा चल रहा है। ऐसे में वो क्या करेंगे, कहां जाएंगे, किसके सामने फरियाद करेंगे? दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद के सदस्य जो हमारे हैं वो सारे माननीय सदस्यों ने ये राष्ट्रपति महोदया से ये कहा कि भाई हमको वहां पे प्रतिवेदन देना है। तो उसमें जहां जनता का नुकसान हो रहा था, आपको भय किस बात का है? आप डर किस बात से रहे कि आपने 144 लागू कर दिया? वो उनको जाने देते, उनको अपना प्रतिवेदन देना चाहिए, क्योंकि विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है जिसको आप लोग इग्नोर कर रहे हैं और अनावश्यक चीजों में लोगों का नहीं। बिल्कुल, अब कांग्रेस आर पार के मूड में नजर आ रही है आनंद माधव साहब। लेकिन सर, बुलेटिन में आने से पहले ही आपने देखा होगा कि अमित शाह का जो बयान आया है, अमित शाह जी ने एतराज जताया कि आज राम मंदिर की दूसरी एनिवर्सरी थी और कांग्रेस काले कपड़ों में प्रोटेस्ट कर रही थी। देखिए, काला कपड़ा जो है वो विरोध होता है और इनको सिवाय राम राम के और कुछ याद रहता ही नहीं है। न जनता याद रहती है, न महंगाई याद रहता है, न बेरोजगारी याद रहती है, न इनको डिमोनेटाइजेशन याद रहता है, न इनको इन्फ्लेशन याद रहता है।
और जो परिस्थितियां बदल रही हैं, समाज जो किस तरह से आज डिविसिव पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं, सिर्फ इनको एक यही याद रहता है, इसके अलावा और कुछ नहीं याद रहता है। इसीलिए ये बातों को बरगलाने की बात है। दूसरी बात, एक बात और भी कहूंगा कि जहां तक ये बार बार जो दोहराया जा रहा है ईडी का केस, अरे भाई, जिस केस में बहुत पहले क्लियरेंस सब कुछ मिल चुका है और उसमें जांच में हर कोई सहयोग कर रहा है। आपने 50-55 घंटे राहुल जी से पूछे, आपने सोनिया जी जो इतने बड़े पार्टी की नेता है, अध्यक्षा है, राष्ट्रीय अध्यक्षा है, आप उनके पास नहीं जाके आपने उनको बुलाया। आप ये समझिए कि विपक्ष के जो नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, जब उनको बातें कहनी थी अपनी और बातें सुननी थी जो सदन में चल रहा था, और सदन के समय आपने उनको समन किया, ये सब चीजें क्या है? सीधा सीधा मसला है कि किसी भी तरह से जनता का ध्यान भटकाना है, जो मूल मुद्दे हैं उसको गौन करना है, और बस एक ही चीज करना है, वो है कि राम राम करना है। चलिए ठीक है, मैं महेश वर्मा जी से इसका जवाब ले लेता हूं। महेश वर्मा जी, पूरी कांग्रेस भी यही बात कह रही है, जो बात आज राहुल गांधी जी ने कही थी वही बात तकरीबन यहां पर आनंद माधव साहब भी कह रहे हैं कि आवाम के जहन को भटकाना असल मकसद है। ईडी तो एक तरह से बहाना है, वरना महंगाई देखिए कहां जा रही है, बेरोजगारी के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं, और यही इल्जाम राहुल गांधी ने भी आज सुबह लगाया था। मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी ने आज जो कुछ भी कहा देश का अपमान है। ऐसा व्यक्ति जिसको मतलब जो संवैधानिक तरीके से जो चुना गया हो, जो लोकतांत्रिक तरीके से जो एक सांसद हैं, संसद में उनका एक प्रतिनिधित्व है, एक बड़ी पार्टी के एक बड़े नेता है, उस व्यक्ति के मुंह से आज सिर्फ सरकार को नहीं, जितनी संवैधानिक व्यवस्था है उसके ऊपर सवालिया निशान उन्होंने खड़ा कर दिया। जितनी हमारी लोकतंत्र और प्रजातंत्र की जो मूलभूत हमारी जो अवधारणा है और संरचना है, उन सबके ऊपर आज उन्होंने दाग लगाने की कोशिश करी है। कि कैसे लोग हैं ये अपनी साख बचाने के लिए, तो यही नेहरू गांधी परिवार, महेश वर्मा जी, यही बात तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि कोई बात आप कहिए तो वो बस मुल्क मुखालिफ हो जाती है, आप सच बोलिए और सरकार कहती है मुल्क मुखालिफ है। यही बात तो कांग्रेस कह रही है। मैं कह रहा हूं कि सरकार बोले ना बोले, आज कौन सा विपक्ष इसमें सुर से सुर मिलाया? ये अच्छी तरह से मालूम है कि राहुल गांधी और कांग्रेस का आज ये प्रोपगंडा और दुष्प्रचार किस बात का है। आज पार्लियामेंट चल रहा है, आप आते पार्लियामेंट में, हम आपको महंगाई का जवाब देते। हम ये वो महंगाई नहीं है जो भ्रष्टाचार और बेईमानी और लूटपाट की वजह से जो है मनमोहन सिंह जी के टाइम में 12% के गुलाछे ले रही थी। ये वो महंगाई नहीं है जो हकीकत से परे है। ये वो महंगाई है कि इस देश में 85% जो है चीजें आयात की जाती है। ये वो महंगाई है जिसके ऊपर जो है कोरोना काल है। ये वो महंगाई है जब 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया जा रहा है। ये वो महंगाई है जब आपको 206 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। आपको मौत के मुंह में नहीं झोंका जा रहा है। आप किसी तरह से हमने देश को जिस तरह से अर्थव्यवस्था को हमने संगठित करके आज विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था ऐसे नहीं बनी है। आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी ऐसी तैयार नहीं हुई है। तो अगर आप इस कोरोना काल में भी, बाहर युद्ध काल है, भीतर कोरोना काल है, और उसमें भी आप कह रहे हैं क्या कि, और उसके बाद आप देश का मजाक उड़ाएंगे, आप देश की साख पे पट्टा लगाएंगे, और उसके बाद कहेंगे कि अभी ये जो आनंद माधव हैं ये बाद में क्या कहने लगे कि ईडी का कैसे गलत इस्तेमाल हो रहा है, सीबीआई का कैसे गलत इस्तेमाल हो रहा है। जो इस देश का कानून है उसी कानून के तहत आप जमानत पर लिए बाहर घूम रहे हैं, नहीं तो आज जेल में होते। जिस चिदम्बरम जी ने 136 दिन जेल में काटा, उनसे पूछिए कि वो यही कुछ इसी तरह की बातें करते थे। आज वही अशोक गहलोत जिन्होंने पीएफआई को पूरा हवा देकर और वहां कन्हैया का गला रेतने का काम किया, पूरे देश में एक माहौल जो है विषाक्त बनाने की कोशिश की गई, आज कौन जिम्मेवार है इन सब चीजों का? जिस आरएसएस को राजपथ पर परेड की अनुमति पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी, उसी आरएसएस पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या मतलब बनता है? और इस तरह से आप महंगाई और इस तरह से बेरोजगारी को आप जस्टिफाई करने चले हैं। आज इसी का अब बदकिस्मती तो यही है महेश वर्मा जी, बदकिस्मती तो यही है कि ऐवान से लेकर पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक सिर्फ बहस हो रही है। आवाम के क्या मुद्दे, क्या मसले, उन पर तो चर्चा ही नहीं हो रही है। एक छोटी सी बात कह के, नहीं, एक छोटी सी बात कह के जी बात पूरी कर लीजिए। मुझे ये बता दीजिए, हाँ, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आनंद माधव जी आ रहा हूँ जी। नहीं, आपको किसी पे विश्वास नहीं, आपको जनता पर विश्वास है ना? आपके साथ जनता तो होनी चाहिए ना? जनतंत्र में आपको जनता तो कहीं सपोर्ट, आप वो भी नहीं है आपके साथ। आप इस देश में आप प्रधानमंत्री को हिटलर कह रहे हैं। आप ये अभी तड़ी पार इन्होंने बता दिया।
और उसके बाद आप कहिए कि हम अपशब्द बोलते हैं, हम गलत, हमें ठहराया जाता है, हमें गलत बोला जाता है, हमें गलत कहा जाता है। ये कौन कह रहा है आज की डेट? चलिए क्या चलिए, हिटलर ठीक है। सही है? मैं माधव जी इसका जवाब देंगे, आनंद माधव जी जवाब देंगे। मैं जल्दी से, अनिल मिश्रा जी वेट कर रहे हैं और अरुण पांडे साहब भी वेट कर रहे हैं। अनिल मिश्रा साहब, क्या मजाक है इस देश में? सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चाहे पार्लियामेंट के अंदर आप देख लीजिए सिर्फ हंगामा देखने को मिल रहा है, पार्लियामेंट के बाहर अब यही हंगामा रोज देखने को मिल रहा है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि सरकार कैसे चलेगी, आवाम की जो मसाइल है उस पर बात कब होगी। अपोजिशन तो इस वजह से होता है कि सरकार के काम में मदद करे, और सरकार की जिम्मेदारी ये होती है कि अपोजिशन को जहां पर एतराज है वहां पर उसको कॉन्फिडेंस मिले। मिश्रा जी। अबू हुरैरा साहब, मैं एक ही बात करूंगा, वहीं से शुरुआत करूंगा जहां से हमारे बीजेपी के सम्मानित प्रवक्ता के सामने बात आई थी। आपने अपने कहा था आज राम मंदिर की दूसरी एनिवर्सरी है ना, कथित राम राज की परिकल्पना वाली ये पार्टी जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, एक बात ये भूल जाते हैं कि रामराज की परिकल्पना क्या थी। जासु राज में प्रजा दुखारी, ता नृप अवश्य नरक अधिकारी। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न इस बात का नहीं है कि ईडी की जांच किसके खिलाफ चल रही है, प्रश्न इस बात का नहीं है कि कौन हिरासत में लिया गया। व्यक्ति जो है वो अपने प्रजातंत्र में महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन प्रजातांत्रिक प्रणाली जो है हिंदुस्तान में जिस तरीके से चल रही है पिछले वक्तों से, और मैं एक बात पूछूंगा कि क्या शांतिपूर्ण धरना और प्रदर्शन करने की इजाजत भी सरकार से लेनी पड़ेगी विपक्ष को, चाहे वो विपक्ष कांग्रेस के रूप में हो, चाहे समाजवादी पार्टी के रूप में हो, या किसी भी दल के रूप में हो। और ये इनका मिजाज और इनकी तबीयत और इनका कल्चर जो है वो दिखाई पड़ रहा है, आज से नहीं, किसान आंदोलन से दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ में जो है वो अपने जहां भर्ती हुई थी शिक्षा अनुदेशकों पे लाठीचार्ज हो रहा था, वहां दिखाई पड़ा। अग्निवीर की अपनी जो है समस्या आई, उसके संदर्भ में दिखाई पड़ा। हर समस्या का इलाज इनके पास में केवल ईडी है, हर समस्या के इलाज इनके पास में इनकम टैक्स है, हर समस्या का इलाज इनके पास में पुलिस की लाठी है और बर्बरता है। प्रश्न इस बात का है कि आज तक ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के किस नेता या किस मतलब जो है वो अपने संबंधित कैपिटलिस्ट के खिलाफ ईडी की कोई जांच हुई? तो क्या एक तरफा आप चलाओगे? और जब एक तरफा मनमानी करोगे तो चाहे कोई आरोप लगाए, कांग्रेस आरोप लगा सकती, वो भी आपका अपना कर्तव्य है कि महंगाई जो है वो क्यों बढ़ती चली जा रही है, आपका अपना कर्तव्य है कि बेरोजगारी क्यों बढ़ती चली जा रही है। और कानून की बात जब कर रहे हैं हमारे भाजपा के सम्मानित साथी, तो वो भूल गए कि संवैधानिक शपथ जो है जब एमपी लेते हैं, संवैधानिक शपथ जो है जब मंत्री लेते हैं, तो उसके कितने भाग होते हैं। सबसे पहला होता है कि मैं जो हूं अपने भारत के संविधान ये तमाम से देखिए, इसमें तो सभी जिम्मेदार हैं। अब आप ये कहें कि सिर्फ जो शपथ लेते हैं या हलफ लेते हैं और उसके लिए बीजेपी ही के लीडर सिर्फ जिम्मेदार हैं या नेता जिम्मेदार हैं, इसमें कमियां तो सब में है। हमारी सियासत में बदकिस्मती तो यही है मिश्रा साहब कि कमियां तो सब में है, जो गिरावट आ रही है अब सियासत में। मैं अरुण पांडे साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, मुल्क की सियासत को किस तरह से आप देख रहे हैं? अब ये किस तरफ जा रही है सियासत? क्योंकि अपोजिशन के लीडर अब खुलेआम चीजें कह रहे हैं। राहुल गांधी अब यहां पर कुछ छुपा नहीं रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो किस तरह से जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इदारे हैं, उनका गलत इस्तेमाल कर रही है। किस तरह से कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब खुलेआम चीजें अब सामने बातें की जा रही हैं। तो अब इस सियासत को किस तरह से देखा जाए? नहीं, देखिए, दोनों चीज है इसमें। आज देश में आसमान छूती महंगाई, बिल्कुल, और 2 साल कोरोना की त्रासदी के बाद जो एक बेरोजगार की समस्या किस ढंग से बढ़ी है, बिल्कुल तमाम जनता की समस्या। और मैं में ये कह सकते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर दिख रही है, और महंगाई, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, सरकार जो काम कर रही है महंगाई पर नियंत्रण का काम नहीं कर रही। अब जीएसटी में जिस ढंग से कुछ नए चीजों को जोड़ा गया है, महंगाई 5% तो जीएसटी बढ़ाया गया है, और उसके तुलना में ठीक 10% लोगों को अधिक कीमत देनी पड़ रही है। इसलिए महंगाई और बेरोजगारी का भी जो आप सवाल कहें, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है देश के लिए। आज मैं मानता हूं विपक्ष में कांग्रेस के रहते हुए इस मुद्दे पर संसद में तो विरोध करती रही है, सड़क पर बहुत दिन के बाद आज कांग्रेसी सड़क पर आए इस महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के भी मुद्दे को शामिल करके। लेकिन लगे हाथ अभी पिछले सप्ताह भर से जिस ढंग से ईडी की कार्रवाई को लेकर, खासकर सोनिया जी
और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने जो कुछ शक्ति दिखाई, पूछताछ की, उसको लेकर जो कांग्रेसी सड़क पर आ रहे थे, तालमेल हो गया। ये कहीं ना कहीं निशाना ईडी है और मुद्दा अभी महंगाई बेरोजगारी है। इसलिए आज कांग्रेस, मैं मानता हूं कि पूरे देश में महंगाई बेरोजगारी, इसमें कांग्रेस की ईमानदारी से इस मुद्दे को उठा रही, जनता की समस्या है, इससे उसकी खुद की छवि सुधरेगी। लेकिन कांग्रेसी आज क्या करने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस नेताओं को आनंद माधव जी कह रहे थे, अभी पिछले 15 दिन से ये पूरी ताकत कांग्रेस की लगी हुई है, ईडी की कार्रवाई सोनिया और राहुल के खिलाफ क्यों हो रही है। आज ठीक है, ये पहले से आपका 6 अगस्त का कार्यक्रम था, आपने महंगाई बेरोजगारी को, इसलिए ये मुद्दे पर, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार न सिर्फ विपक्ष को विश्वास में लेकर के कदम उठाना चाहे महंगाई रोकने के लिए, लेकिन महंगाई रोकने के लिए कोई उस तरह का ठोस कदम सरकार उठाने, पेट्रोल, डीजल, दूध, कौन सी आम आवाम नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें तो देखिए सामने है। बयानबाजी आप कितना ही करते रहिए, लेकिन जो चीजें आवाम के सामने, वो तो सारी चीजें दिखती हैं। आप बाजार जाइए, मंडी जाइए, आप पेट्रोल के लिए जाइए तो, और गैस के लिए जाइए तो, ये तमाम चीजें तो आवाम के सामने है और आवाम इन चीजों को एक तरह से समझती है। लेकिन आनंद माधव साहब, जो बात अरुण पांडे जी कह रहे थे कि ये मुद्दा महंगाई बेरोजगारी बहुत पहले से मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के ऊपर जब अपने ऊपर बनाई, जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी को ईडी के दफ्तर में कई कई घंटे बिठाया गया, उनसे पूछताछ की गई, तब कांग्रेस एक तरह से सड़कों पर निकल कर आई है। नहीं, शायद इनको जानकारी नहीं होगी, इसके पहले भी लगातार कांग्रेस ने 10 दिन पूरे देश में इसके लिए आह्वान किया था महंगाई के खिलाफ, और हम लोग सारे के सारे सड़क लोग पे उतरे थे। हम लोगों के ऊपर पानी, लाठी की बौछार हुई थी। ये भी है, अगर ये उलट के देखें तो इसको समझ में आ जाएगा इनको भी। दूसरी बात एक और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अभी हमारे जो भाजपा के हमारे माननीय प्रवक्ता महोदय हैं, वो कह रहे थे कि हमने इतने मुफ्त में इंजेक्शन दिए। मुफ्त में इंजेक्शन दिए इसीलिए तो दूसरी तरफ से आप खून चूसेंगे, पहली बात। दूसरी बात, करोड़ों रुपए का आपने विज्ञापन करके और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो चमकाते हुए और सारे सर्टिफिकेट पे माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रचार आपने पूरे देश में किया, तो मुफ्त में आपने कहाँ दिया? आपने तो प्रचार में उसकी कीमत वसूल ली, और उसके अलावा आप शरीर से खून चूस रहे हैं हम लोगों का बैठ के, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। और तीसरी बात ये है जो सबसे उससे महत्वपूर्ण है कि इनको दिखता नहीं है, इनके ऊपर जो चश्मा चढ़ा है ना, वो एक ही चश्मा चढ़ा है। अब वो चश्मा क्या चढ़ा है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये ना महंगाई को देख पा रहे हैं ना और किसी को देख पा रहे हैं। चलिए महेश वर्मा साहब अब इसका जवाब दे रहे हैं। माधव जी, मैं अब कोई सवाल नहीं कर रहा हूं, आपके ही सवाल का जवाब दे रहे हैं। एक अंतिम बात मैं कह दूं, अंत में 1 मिनट में कह दूं, 30 सेकंड में खत्म करता हूं। जिन्होंने अभी महेश शर्मा जी ने ही कहा, प्रजातंत्र शब्द का इस्तेमाल किया, मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि ये प्रजा का ही तंत्र है। राजा हो गए हैं वो लोग, लोकतंत्र तो बचा नहीं, और ये प्रजातंत्र में हम लोग आ गए हैं, जहाँ की एक राजा होता है और बाकी सब प्रजा होते हैं। वहाँ राजा जो कहता है वो प्रजा सुनता है। राजा को मन हुआ तो प्रजा को तुरंत फांसी पे चढ़ा दो, राजा को मन हुआ तो प्रजा को इनाम दे दो। तो वही सच्ची बात जो है इनके मुंह से निकल गई। महेश वर्मा जी, क्या यही माहौल बन गया है? संवैधानिक संस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं, राजा और प्रजा वाला माहौल बन गया है। जी महेश वर्मा जी, मैं भी ये कह रहा हूँ कि राजा और प्रभु तो आप बनकर बातों को रख रहे हो। जिस तरह की आप न देश के विधि विधान में आपका विश्वास रहा, न देश के किसी कानून व्यवस्था में आपको विश्वास रहा, आपने आज स्पष्ट कर दिया। दूसरी बात, संस्थाओं को भाई साहब, दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि देश के सर्वोच्च न्यायालय में अपनी झूठ के लिए माफी किसने मांगी? राहुल गांधी। आज वो कह रहे हैं कि सरकार झूठ बोल रही है। अरे आप तो प्रमाणिक रूप से झूठे इंसान हो। इस देश में राजनीति करने का आपने अधिकार और नैतिकता खो दी है। तीसरी इम्पोर्टेंट बात कि आपको लग रहा है, मैं बीच में नहीं बोला हूँ, आपकी बड़ी गंदी आदत है आनंद माधव जी, या तो आप बोल लीजिए नहीं तो मुझे बोलने दीजिए। ये आपका बहुत तरीका गलत है। ये क्या तरीका है भाई? मैंने बीच में बोला आपके, आप सुनिए आराम से, आप आराम से सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। आप क्यों आपको क्यों मिर्ची लग रही है? आपका जब नेता अक्षम है, उसके पास कोई विजन नहीं है, कोई रीजन नहीं है इस देश में राजनीति करने का, वो दोहरी नागरिकता लेकर इस देश में राजनीति कर रहा है, उसके बारे में आप क्या बात करिएगा? उसको लेकर आप किस तरह के सवाल खड़े करते हैं? एक बात। दूसरी बात, ये महंगाई पे बात नहीं करेंगे। आप सुनिए, महंगाई के कीमतों पे बात नहीं करेंगे। चलिए महंगाई पर जवाब दे रहे हैं महेश वर्मा जी, जवाब दे रहे हैं। आनंद माधव जी महंगाई पर ही जवाब दे रहे हैं। जी, उसके अंदर विजडम है, उसके अंदर कौशल है। आए पार्लियामेंट सरकार एक एक चीज की जवाबदेही तय करेगी, अपनी भी और विपक्ष की भी।
उसको भी बताएगी। चलिए ठीक है, मैं ठीक है अनिल मिश्रा जी से एक कमेंट और ले लेता हूं। ठीक है बात हो गई। महेश जी बात हो गई। आनंद माधव जी देखिए, मैं सबको मौका दे रहा हूं और मैं नहीं चाह रहा हूं कि पार्लियामेंट जैसा माहौल यहां भी बने, यह सड़क पर जिस तरह की अब हंगामा हो रहा है उस तरह का माहौल डिबेट में भी बने। बहुत अच्छे से सबने अपनी अपनी बात रखी है। एक नतीजा निकलना चाहिए। महंगाई है, इसमें दो राय नहीं है, बेरोजगारी है, आंकड़े पहले से बेहतर हुए होंगे लेकिन महंगाई है और बेरोजगारी है। अनिल मिश्रा जी, हालात कैसे सुधरेंगे? जिस तरह के अब हालात बनते जा रहे हैं कि कहीं पर तो बात हो ही नहीं रही है, हर जगह तो हंगामा हो रहा है, तो बात बनेगी कैसे? हालात सुधरेंगे कैसे? यही सवाल हम इनसे करते हैं जी। और अभी देखिए इनके जवाब में भी इनका पूरा अंदाज छलक गया। अभी इन्होंने सबसे आखिरी वाक्य ये बोला था भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित साथी ने कि सरकार तय करेगी कि विपक्ष जो है वो कैसे चलेगा। प्रश्न इस बात का नहीं है, भारत का संविधान तय करेगा, यहाँ का प्रजातंत्र तय करेगा। महंगाई और बेरोजगारी मुख्य मुद्दे हैं जिसने आम आदमी के जीवन को प्रभावित किया। अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, देखिए मतलब हमें बदनाम करने की महंगाई और कोशिश कर रहे हैं। क्या फिर मतलब आपने बनता बोलना है? शुरू किया, आप भी वही काम कर रहे हैं। नहीं, हम क्यों न करें? जब आप मैं कह रहा हूं कि आप हमने सुनने कब का भी बोला? साहस रखिए, सत्य को सुनने का साहस रखिए। सत्य आप आप आवाज बोलेंगे दबा तब हम सुनेंगे नहीं ना। दबा सकते हो, आवाज आप नहीं दबा सकते हो। आप जब सत्य का साथ ही नहीं दे रहे हो, मेरी आप जुबान को आप काट डालो, मुझे असीर भ्रमित करो, करने की कोशिश कर मेरे रहे हो। ख्यालात आप साफ जाहिर को मेरे होता है, ख्यालात को आपको बेड़ियां ऐसे पहना नहीं मतलब सकते हो। कि आज ये मैं वो बोल रहा हूं जो आम जनता की आवाज है, ये मैं वो बोल रहा हूं जो मध्यम वर्ग की आवाज है, ये मैं वो बोल रहा हूं जिसमें कि आम आदमी पिस रहा है। बिल्कुल, देखिए मेरे पास वक्त की कमी है। मैं इसी उम्मीद के साथ बैठा था डिबेट करने की बेरोजगारी पर, महंगाई पर जिसे अपोजिशन लेकर उठी है या जिस पर सरकार के अपने दावे हैं उस इशू पर हम अच्छे से बात करेंगे। लेकिन यहां पर भी डिबेट का जो खात्मा हो रहा है वो हंगामे पर ही हो रहा है और कोई नतीजे पर हम नहीं पहुंचे। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर आवाम परेशान है महंगाई को लेकर या बेरोजगारी को लेकर, तो सरकार और अपोजिशन दोनों को साथ में आना चाहिए और दोनों को मसले का हल निकालना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए अनिल मिश्रा जी, आनंद माधव साहब, महेश वर्मा जी और अरुण पांडे साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आदाब।